राधे राधे मित्रों। आप लोग सभी मित्रों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन का हम एक पीडीएफ फॉर्म में लाए हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छा से डिस्कशन भी कर देंगे, जो कि आपका बिहार एसएससी और एनटीपीसी में अच्छा सा काम आएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप खुद भी देख लीजिएगा और अच्छा सा प्रैक्टिस भी हमारे साथ करिए। जैसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हटाया गया था, मौलिक अधिकार में कौन सा हटाया गया था, याद रखिए। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था। तो ये देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता, अभी ये काम का अधिकार नहीं है, ये संविधान उपचार, संपत्ति का अधिकार। क्या हटाया था, ये संपत्ति का अधिकार। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार हटाया था, ये सही हो गया। अब किस अनुच्छेद में अभी डाला गया, हटा, पहले किस अनुच्छेद में था, देखिए पहले था मौलिक अधिकार में 31 में था, इसको कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया, याद रखिएगा मित्रों। मौलिक अधिकार को कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अच्छा, आपको किस अनुच्छेद में रखा गया, 300 के ए में रखा गया। देखिए 300 के ए बच्चा का याद हो गया, देवोक में याद हो गया। भाग किस में रखा गया, भाग बहुत डिपेंड करता है, तो भाग याद रखेगा, भाग 12 में रखा गया है, ठीक ना, भाग 12 में रखा गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या था, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, संपत्ति का। अब कब हटाया, किस अनुच्छेद में पहला था मौलिक अधिकार, तो 31 में था। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया, 300 में रखा गया। भाग किस में, 12 में रखा गया। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कशन हो गया आपका। आप भी मिलाते चलिएगा आपको कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन का आप भी देखते चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही होता है। देखिए बर्फ क्या है, बर्फ क्या है मित्रों, आणविक ठोस है। क्या है बर्फ, क्या है, आणविक ठोस है, ठोस है, याद रखिएगा। ठोस से CO2 का याद रखिएगा। आणविक क्या है, बर्फ क्या है, आणविक ठोस है, याद रखिएगा। बर्फ क्या है, आणविक ठोस है, ठीक है मित्रों। चलिए हाँ, ये याद रखिएगा। ठोस CO2 जो होता है ना मित्रों, याद रखिएगा, ये ऊर्ध्वपातन में काम आता है। डायरेक्ट हीट कीजिएगा ना तो सीधे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, बिना द्रव अवस्था में बदले हुए। शादी उदी में देखते हैं कोहड़ा जो छोड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या, कौन किया था मित्रों, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कई बार एग्जाम में पूछा है। सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप भी मिलाते चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि एक पूरा वीवीआई क्वेश्चन हम लाए। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा को वैसे बैठक हुआ था कब, बताइएगा तो मित्रों, संविधान सभा को वैसे बैठक कब हुआ था, कोई बताइएगा। चलिए बताइएगा मित्रों, संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। इस 9 नहीं लिखाएगा, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है मित्रों। उस टाइम संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मगर 11 दिसंबर को जो बैठक हुआ 1946 में, 11 दिसंबर को बैठक जो 1946 में हुआ, तो कौन बन गया, राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गया मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद बन गया था। इसलिए अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रहेगा मित्रों। इसमें किसी कोई दिक्कत, अच्छा बताइए तो, यहाँ से संविधान से क्वेश्चन आया था, मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था। चलिए हम इसलिए पेज बड़ा करके रखते हैं कि अच्छा से क्वेश्चन लिख सके। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था, बताइएगा। मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था, कितना अनुसूची था, मूल संविधान में आर्टिकल कितना था मित्रों, बताइए तो मूल संविधान में कितना आर्टिकल था। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग भी बताते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा क्वेश्चन का, ठीक ना। अब पहले बार आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। इसलिए तो कहते नहीं तेरे आने की खुशी है, नहीं तेरे जाने की गम, बीत गया वो जमाना जब दीवाना हुआ करते थे हम। बताइए तो मूल संविधान में कितना आर्टिकल है, 395। कितना है मित्रों, 395। देखिए हमारे लिखावट में हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि हम इतना अच्छा सा हाथ नहीं बैठा इस पर, तो नहीं लिख पाते हैं। तो 395 अनुच्छेद है, कितना मित्रों, 395 अनुच्छेद है। अब भाग पूछेगा तो भाग कितना है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान की बात कितना है, भाग कितना है मित्रों, 22 भाग है। अनुसूची पूछता था, चलिए इस पेज में लिख देते हैं। अनुसूची पूछता था, कितना अनुसूची था, मूल संविधान में कितना अनुसूची था, चलिए बताइए तो मित्रों, मूल संविधान में कितना अनुसूची था। चलिए आप लोग बताइएगा तो मूल संविधान में कितना अनुसूची था, अनुसूची सूची था, मूल संविधान में कितना अनुसूची था,
8 गो अनुसूची था, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से हम रिपीट कर दें। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था संविधान सभा का पहला बैठक? 9 दिसंबर 1946 के। 11 दिसंबर के संविधान सभा की बैठक हुआ, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक ना। उसके बाद पूछे कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितना है? अनुसूची मूल संविधान में आर्टिकल कितना, अनुसूची कितना, सॉरी अनुच्छेद कितना है? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है जी। उसके बाद भाग कितना है? 22 भाग है। अनुसूची कितना है? 8 है। अब वर्तमान अनुसूची कितना है मित्रों? वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो नौवां अनुसूची के कब जोड़ा गया, चलिए ये भी बता दीजिए। तो पहला अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा नौवां अनुसूची को जोड़ा गया। नौवां अनुसूची में से है क्या? भूमि सुधार है। 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वां अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक ना। चलिए यहीं पर और क्वेश्चन एक बार और बताते हैं। 11वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। देखिए बहुत सारा बात और लिख सकते थे, इसमें जगह ही नहीं बचा। फिर से बोलते, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 का जो पहला, सॉरी 11 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद बन गए, इसलिए पूछ देता है कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में अनुसूची कितना था? 395। भाग कितना था? 22। मूल संविधान में, सॉरी मूल संविधान में अनुसूची नहीं, आर्टिकल 395 था। भाग कितना था? 22 भाग था। उसके बाद आपसे पूछे कि मित्रों अनुसूची कितना था? 8 था। और 9वां अनुसूची के कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। हो गया। चलिए आप बताइए निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? कौन बताएंगे इसमें निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? चलिए फिलहाल और हम यहाँ पे कुछ कुछ पुस्तक का नाम लिखते हैं। फिलहाल आप लोग इसका कमेंट बताइएगा, जैसे हरिजन, महात्मा गांधी की पुस्तक है ना जी। ये ससुर लिखने में इतना मिस्टेक होता है ना, दिक्कत होता है ना। हरिजन नहीं जी, क्या बोलते हैं? एगो हरिजन, ये पहला हो गया आपको हरिजन। दूसरा हो गया नवजीवन, नवजीवन। एक हरिजन हो गया, दूसरा नवजीवन हो गया। चलिए तीसरा हो गया मित्रों, ये तो इसमें नहीं ना है, हाँ तीसरा हो गया हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। चलिए एक एक बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी का है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ही पुस्तक याद रखें मित्रों, हरिजन। हरिजन किसका पुस्तक? महात्मा गांधी का। नवजीवन और हिंद स्वराज। अच्छा हिंद स्वराज कभी कभी भाषा बोलता है, किस भाषा में लिखा गया था हिंद स्वराज? ये शुरू में लिखे थे गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखे थे? शुरू में ये लिखे थे गुजराती भाषा में। कौन भाषा में शुरू में लिखे थे? गुजराती भाषा में। बाद में खुद अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। तो याद रखिए इसका क्वेश्चन का आंसर कौन जगह लिखा था? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है। हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है। नहीं मित्रों याद रखिए हिंद स्वराज किस भाषा में? गुजराती में लिखा गया था। हिंद स्वराज किस भाषा में? गुजराती में लिखा हुआ है। याद रहेगा ना, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, ये पुस्तक याद रखिएगा। चलिए अगला है लघुपथ के समय परिपथ। ये लघुपथ क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट सर्किट। सॉरी हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट कैसे लिखा था? SHORT, शॉर्ट नहीं जी, सर्किट। चलिए शॉर्ट सर्किट। लघुपथ का क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में क्या होगा? धारा का मान घट जाता है। अगर कोई चीज उड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। उस टाइम धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन और चलते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। फ्यूज तार, जैसे फ्यूज जो होता है ना, क्या चीज का बना होता है? चलिए यहाँ से और एक क्वेश्चन देख लीजिए। फ्यूज क्या चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा लेड और टीन का बना होता है। लेड और टीन का बना होता है। फ्यूज किस चीज का बना होता है? लेड और टीन का बना होता है। जिसमें अलग अलग प्रतिशत भी पूछ देते हैं। ये लेड और टीन का बना होता है, जिसमें इसका प्रतिशत कितना होता है, इसका परसेंट कितना होता है? तो ये होता है 37%। तो ये हो जाएगा कितना? 63%। नहीं मित्रों, आप फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है।
फ्यूज तार का गलना क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है ना मित्रों। अब फ्यूज तार का लगाया कैसे जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में कैसे लगाया जाता है, फ्यूज को कहाँ लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। फ्यूज को कहाँ कैसे लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक ना। अच्छा एक बात बताइएगा, आमीटर, आमीटर को कहाँ कैसे लगाते हैं, आमीटर, आमीटर को भी लगाते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में ही। आमीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा मित्रों। आमीटर को भी कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और चलिए वोल्ट मीटर, कितना इससे क्वेश्चन बता दिया आपको, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इसको लगाते हैं हम समांतर श्रेणी में। इसमें लगाते हैं समांतर में। चलिए देखिए कितना क्वेश्चन एक चीज से बताए। देखिए हम लघु पथ के समय परिपथ में क्या होगा, तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट जब होता है तो धारा का मान बढ़ जाता है। फ्यूज मित्रों याद रखिएगा। चलिए ये भी देखिए याद रखिएगा मित्रों, फ्यूज फ्यूज क्या चीज का बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। फ्यूज क्या चीज का बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। जिसमें फ्यूज में याद रखिएगा लेड कितना होता है 67% और टीन कितना होता है 63%। शीशा कितना होता है 37, सॉरी 67 में 37 और टीन कितना होता है 63। ठीक ना। अब एक होता है मित्रों फ्यूज को लगाएंगे कैसे, तो याद रखिए श्रेणी क्रम में। फ्यूज कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। आमीटर भी हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल समांतर में लगाया जाता है। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और एक और को याद रखिएगा मित्रों, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। याद रखिए फ्रीक्वेंसी भी पूछ देता है कभी कभी, कितना वोल्ट होता है, 200 वोल्ट। आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज टच। कितना होता है मित्रों, 50 हर्ट्ज टच के। देखिए कितना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से ड्राइव हो गया। चलिए फिर से रिपीट कर देते। देखिए यहाँ था कि शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय परिपथ में धारा बढ़ जाएगा। फ्यूज किस चीज का बना होता है, लेड और टीन का, शीशा और टीन का बना होता है, जिसमें शीशा का प्रतिशत 37 है और टीन का 63 होता है। इसमें कहाँ लगाते हैं मतलब फ्यूज को, श्रेणी क्रम में। आमीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। उसके बाद वोल्टेज वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, याद रखिएगा। हमारे घर में बिजली 220 वोल्ट पर आता है। कितना वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। और फ्रीक्वेंसी कितना, आवर्ती कितना, 50 हर्ट्ज टच पर। ये देखिएगा, इससे किसी न किसी क्वेश्चन आएगा। चलिए महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किसने बनवाया था मित्रों, ये पल्लव वंश बनवाया था। कौन बनाया था, पल्लव वंश बनवाया था। अच्छा पल्लव वंश में बनवाया कौन था, ये क्वेश्चन पूछ दे तो पल्लव वंश में कौन बनवाया था मित्रों, याद रखिएगा। पल्लव वंश में कौन बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया। नरसिंह याद रखिए, नरसिंह वर्मन ने बनाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, कैसे लिखेंगे जी, नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। नरसिंह वर्मन ने बनवाया था ना मित्रों। चलिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, बताइए तो महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन पहला ने बनाया था। किस वंश से था, पल्लव वंश से। पल्लव वंश की वैसे राजधानी कहाँ है, कांचीपुरम है। कहाँ है, कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, कांचीपुरम है। ठीक ना। इससे कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए कि क्या क्या इसमें था क्वेश्चन। फिर था कि महाबलीपुरम का रक्षक मंदिर किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने बनाया था। पल्लवों में कौन राजा बनाया था, नरसिंह वर्मन पहला ने बनाया था। अब पल्लव का राजधानी कहाँ है, कांचीपुरम है। पल्लव का राजधानी कहाँ है मित्रों, कांचीपुरम है। चलिए ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए ये तो उस टाइम का करेंट था जिस टाइम पूछा था, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनगणना हर शिफ्ट में, हर कोई भी एग्जाम उठा लीजिए वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूरी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, कोई बताइएगा। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, 73% था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, 73% था। अगर पूछता है तो अलग अलग पूछ ले कि पुरुष का, मेन का पूछ ले तो कितना था। मेन का याद रखिएगा मित्रों, याद ही रख लीजिएगा 82.14%। मेन का कितना था, 82.14%। मेन का कितना था, अच्छा ओमेन का कितना था, ओमेन का कितना, याद रखिएगा मित्रों 65.46%। ओमेन का कितना था, 65.46%। देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 73%। जिसमें मेन का कितना है, 82.14% और फीमेल का कितना, 65.46%। अब भारत का लिंगानुपात कितना था, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखते हैं भारत का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात याद रखिए मित्रों, पूछेगा तो 943 था। भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। भारत का लिंगानुपात कितना था, 943 ने। अब भारत का शिशु लिंगानुपात अगर क्वेश्चन पूछ देता है, भारत का शिशु लिंगानुपात
चलिए अब तो थोड़ा थोड़ा लिख लेने लगा। शिशु लिंगानुपात कितना था, याद रखिए मित्रों, क्वेश्चन पूछता है 919 था। कितना था, 919 था, 919 था। चलिए देखिए जितना अभी बताएं इसमें देख लेते हैं क्या क्या बताएं आपको। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, 73%। कितना परसेंट है मित्रों, 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर, जिसमें मेल के कितना है, मेल के 82.14%, 82.14%। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73%, मेल का 82.14%, फीमेल का 65.46%। भारत का लिंगानुपात पूछ दे तो 943। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। भारत में शिशु का लिंगानुपात पूछ दे तो 919। शिशु का लिंगानुपात कितना, 919। शिशु का लिंगानुपात कितना था मित्रों, 919। चलिए अब आते हैं मित्रों हम बिहार का। बिहार का साक्षरता दर कितना था, यहाँ लिखे हैं बिहार वाला अपने लोग से पूछता है बिहार के एग्जाम में। बिहार का साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना था। चलिए बिहार का साक्षरता दर याद रख लीजिएगा, देखिए 61 पॉइंट, चलिए जल्दी इस 61 पॉइंट इधर लिख लीजिए, ये 61.8 है, कहाँ गया भाई, हाँ 61.8% है। कितना है बिहार का मित्रों, याद रखिएगा साक्षरता दर कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, 61.8%। कितना था, 61.8%। ठीक ना, चलिए यहीं आ गया जी। उसमें पुरुष पूछ लेते, पुरुष पूछ लेते कितना था, पुरुष पूछ लेते मित्रों कितना था, याद रखिएगा 71.2%। पुरुष कितना था, 71.2%। जिसमें महिला पूछ ले तो, महिला पूछ लेते 51.5%, 51.5%। ठीक ना, 51.5%। बिहार का लिंगानुपात पूछ लेते, लिंगानुपात, लिंगानुपात पूछ लेते। बिहार का लिंगानुपात कितना था, 918। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन था 18 तारीख वाला एग्जाम में, 918। बिहार का लिंगानुपात कितना था, 918। ठीक ना, शिशु लिंगानुपात पूछते थे, चाइल्ड का लिंगानुपात 935 था। ठीक है, कितना था, 935। चलिए एक एक करके जितना क्वेश्चन अभी आपको बताए, बहुत सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बता दिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर 73% है। मेल पूछेगा तो 82.14% है, फीमेल पूछेगा तो 65.46%। भारत का लिंगानुपात पूछ दे तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। अब भारत का शिशु लिंगानुपात पूछ दे तो 919 है। बिहार में आ जाइए, बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61% 61.8% है, 61.8% है, 61.8% है। जिसमें याद रखिएगा अगर पुरुष का पूछ दे तो 71.2% है, और महिला का पूछ दे तो 51.5% है। जिसमें लिंगानुपात अगर पूछ दे तो 900 कितना है मित्रों, 918, ये लिखे हैं 18 लिखे हैं, 918। शिशु वाला पूछ दे तो 935 है। शिशु वाला कितना है, 935। ये बहुत बेहतर, एक क्वेश्चन से देखिए कई क्वेश्चन रिवाइड हो गए। फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 2011 का जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, 73%। जिसमें आपको मेल का 82.14% और फीमेल का 65.46%। और भारत का लिंगानुपात 943। और भारत का शिशु का मित्रों याद रखिएगा लिंगानुपात पूछेगा तो 919 है। बिहार का साक्षरता दर कितना है, 60.8%, सॉरी 61.8%। और मेल पूछेगा तो 71.2%, और फीमेल पूछेगा तो 51.5%। लिंगानुपात अगर पूछ देगा बिहार का तो 918, जो ये बिहार पुलिस का 18 तारीख एग्जाम क्वेश्चन था। बच्चा का पूछेगा तो 935। आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती कहाँ का शासिका थी, तो रानी दुर्गावती गोंडवाना का थी। कहाँ थे मित्रों, गोंडवाना की थी, हार नहीं मानी थी इसलिए। मित्रों कश्मीर आ गया, तो कश्मीर के राजा कौन थे, कनिष्क थे, कनिष्क थे नहीं जी। कश्मीर का शासन किसका था, कनिष्क का था। मित्रों कनिष्क ने चौथा बोध संगीति कराया था। कितना बोध संगीति कराया था, चौथा बोध संगीति यही कराया था। चौथा बोध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछ लेता आपसे, चौथा बोध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये वसुमित थे। कौन थे मित्रों, वसुमित थे। चौथा बोध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, वसुमित थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष थे। ठीक है ना, अश्वघोष थे। चलिए मित्रों देखिए कितना क्या बताया आपको, यहाँ से एक बार देख लीजिए। कुछ रानी दुर्गावती कहाँ के शासिका थी, तो गोंडवाना के थे। अच्छा कश्मीर मित्रों याद रखिएगा, कश्मीर में किसका था, कनिष्क था नहीं जी। अब चौथा बोध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, वसुमित। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और एक बात याद रखिएगा मित्रों, कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में कराया था। ईसापुर ने 78 ईस्वी में कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब कराया, 78 ईस्वी में। इसी के टाइम में इन्होंने शक संबंध चलाया था। शक संबंध, देखिए शक संबंध चलाया नहीं था, शक इतना उपयोग किया ना, इसका नाम ही हो गया शक संबंध। इसका नाम क्या हो गया, शक संबंध। ठीक ना, 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है मित्रों, अभी से अगर आप याद रखिएगा शक संबंध जोड़िएगा तो 2024 में 78 वर्ष जोड़ दीजिए, हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? देखिए बैक्टीरिया जनित रोग के इसका यहाँ ट्रिक लिख देते, यहाँ भी जगह है ये खाली तो लिख देते हैं यहाँ भी। इसका ट्रिक होता है डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी, अब लग रहा है लिखने लग गया। अच्छा जी, डीप सीटी का कुटनी, डीप सीटी का कुटनी है। डी से हो गया डिप्थेरिया, क से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, क से यहाँ से का से काली, कु से कुष्ठ, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। फिर से देखिए लिखते हैं यहाँ से, चलिए फिर से लिखते हैं, ये तो इसको फिर से लिखते हैं। एक क्वेश्चन से देखिए कितना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। आपको बोला जीवाणु जनित रोग ना, बैक्टीरिया जनित, इसका ट्रिक है डीप, याद कर लीजिएगा, डीप सीटी, डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है। चलिए ये से हुआ डिप्थेरिया, इसे प्लेग, इसे सिफिलिस, टी से टिटनस, क से काली खांस, क से कुष्ठ, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग। ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है नहीं मित्रों। इसमें कौन हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग कौन है? टाइफाइड है। जीवाणु जनित रोग कौन है? टाइफाइड। हेपेटाइटिस विषाणु होता है, चेचक भी विषाणु होता है, खसरा भी विषाणु होता है, ठीक ना। अब तो दिक्कत कोई नहीं। चलिए पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्रा कौन बसाया था? उदयन ने, नहीं मित्रों। कौन नदी के संगम पर है? गंगा, ये पहले सोन लिख दिया तो सोने लिख दिए, सोन और गंगा के संगम पर बसाया गया ना जी, सोन और गंगा के संगम पर। कभी कभी ये हाथ क्या है, कभी कभी ठीक चलता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसे बहुत सारा स्पेस है लिखने का, इसलिए तो पीडीएफ उसी तरह का तैयार करते हैं कि स्पेस बने। गंगा और सोन के संगम पर है। किस नदी के संगम पर है? गंगा और सोन के संगम पर है। कौन मित्रों? पाटलिपुत्रा। कौन बसाया था? उदयन। अच्छा उदयन का बात आ गया तो उदयन के बारे में दोस्तों चर्चा करते। किस वंश से था उदयन? तो हर्यक वंश से था, हर्यक वंश से था, नहीं मित्रों, हर्यक वंश था। अच्छा अब हर्यक वंश था तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसी का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। कौन था मित्रों? अजात शत्रु, अजात शत्रु। हर्यक वंश के बिंदुसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। और अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। इसी का पुत्र था उदयन, जिन्होंने कौन था? उदयन। उदयन देख तो उदयन कैसे लिखा जाता है भाई, उदयन था, ठीक ना। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन था मित्रों, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था? उदयन था। गंगा और सोन पर बसाया था संगम, इसी को कुसुमपुर भी बोल देते, इसी को कुसुमपुर भी बोल देते, याद रखिएगा। तो मित्रों हर्यक वंश के हर्यक वंश के से उदयन था, नहीं मित्रों। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। इसके टाइम एक बार पहला बौद्ध संगीत हुआ था। अगर पहला बौद्ध संगीति पूछेगा सतपुरनी गुफा में किसके टाइम हुआ था? अजात शत्रु के टाइम में। कितना ईस्वी में? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस थे। कौन थे मित्रों? मोगली पुत्तिस थे, मोगली पुत्तिस थे। कौन थे? मोगली पुत्तिस थे, ठीक ना। कौन अध्यक्ष थे? मोगली पुत्तिस थे। याद रखिएगा। कितना चीज एक बात बताइए, पाटलिपुत्रा संस्थापक, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन था। गंगा और सोन पर बसाया था, हर्यक वंश से तारुक रखता था। हर्यक वंश के संस्थापक अजात शत्रु था। अजात शत्रु अपने पिताजी का हत्या करके बनाते, इसलिए इसको बोला जाता है पितृहंता वंश। उसके बाद अजात शत्रु का हत्या करके उदयन बना था, और उदयन ने मित्रों याद रखिएगा गंगा और सोन का संगम पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्रा का नगर का स्थापना किया था। और पहला बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुआ था? अजात शत्रु के टाइम में ही राजगीर में हुआ था, ठीक ना। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये बिहार पुलिस में पूछा था। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। काठोरी आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काठोरी आयोग, ठीक ना। ये बताइएगा तो आप लोग कोई बताइएगा काठोरी आयोग का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछता है मित्रों, काठोरी आयोग का संबंध किससे है? जल्दी बताइएगा, तो किन्हीं को याद है तो बताइए काठोरी आयोग का संबंध किससे है, फिर आगे हम बताते हैं आपको। चलिए ये से शिक्षा से, किससे मित्रों? यूजीसी ने यही लाया था, यूजीसी, ये यूजीसी ने कहते हैं यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है, यूजीसी यही लाया था काठोरी आयोग, नहीं मित्रों। अच्छा कब गठन किया गया था इसको? 1964 में। कब किया था? 1964 में। काठोरी आयोग गठन कब किया गया था? 1964 में। काठोरी आयोग गठन कब किया गया था? 1964 में। किससे संबंध है? शिक्षा से, यूनिवर्सिटी शिक्षा से, यूजीसी से, ठीक ना, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है कि टोडा बेटा किस पर्वत की ऊंची चोटी है? ये नीलगिरी पर्वत का है। किसका है? नीलगिरी का पर्वत का। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? आप लोग कौन बताइएगा? दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी क्या है? सबसे ऊंचा चोटी बताइए तो। दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन है? यह अनायमुडी। क्या है मित्रों? अनामुडी। चलिए क्या है मित्रों? ये अनायमुडी। कैसे लिखते हैं अनायमुडी जी? अना आप तो समझ ही गए ना, अनायमुडी है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी क्या है? अनायमुडी है। ठीक है मित्रों। चलिए याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है अनायमुडी। ये गलती लिखे हैं, हमको भी लग रहा है। चलिए फिर से लिख देते हैं। अनाई उसके बाद मुडी हो गया। आप सही। अनायमुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या था? अनायमुडी था। ठीक है मित्रों। याद ये क्वेश्चन पूछता, देखिए क्वेश्चन क्या था। देखिए टोडा बेटा किस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत के। किसका है? नीलगिरी पर्वत का। टोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत। तो याद रखेगा, टोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वत पर ऊंची चोटी है। ठीक है ना मित्रों। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अनायमुडी है। कौन है मित्रों? अनायमुडी। कभी कभी अगर इसका अगर गलती से पूछता है तो हाँ नहीं, कितना ऊंचाई? तो ये 2695 मीटर है। कितना? याद रख लीजिएगा, 2695 मीटर है। कितना है मित्रों? ये 2695 मीटर ऊंचाई। कितना है? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर ऊंचाई। याद रखिएगा कितना मीटर है? 2695 मीटर। अच्छा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? कौन बताइएगा? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा चोटी कौन है? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा चोटी कौन है? ऊंचा चोटी कौन है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है मित्रों? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, नया नया क्वेश्चन कई सारा एग्जाम में। जिंद भाई लिखा गड्ढा। हाँ यही है, जिंद गड्ढा। जिंदा गड्ढा है जी। क्या है मित्रों? पूछता है जिंदा गड्ढा है। जिंदा गड्ढा चोटी है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जिंदा गड्ढा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जिंदा गड्ढा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जिंदा गड्ढा है। ठीक ना मित्रों। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? बताइएगा तो। आप लोग जब ये पर्वत चल ही रहा है, सतपुड़ा पर्वत का कौन है? सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? धूपगढ़ है। कौन है मित्रों? धूपगढ़ है। अच्छा, ये सतपुड़ा बता दीजिए। अरावली बता दीजिए तो। अरावली का, अरावली की सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अरावली को ऊंचा चोटी कौन है? जल्दी बताइएगा मित्रों। इसका है गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली कौन है? गुरु शिखर। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। टोडा बेटा किस पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी है? तो नीलगिरी का। टोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है? नीलगिरी का। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अनायमुडी है। ये 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जिंदा गढ़ा है। कौन है मित्रों? जिंदा गढ़ा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जिंदा गढ़ा। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी का है? धूपगढ़। सतपुड़ा का धूपगढ़। अरावली क्या है? गुरु शिखर है। ठीक ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए 8वीं अनुसूची में कितना भाषा शामिल है? तो वर्तमान में तो 22 भाषा है। मूल संविधान में कितना भाषा था? कौन बताएंगे? मूल संविधान में कितना भाषा था? मूल संविधान में कितना भाषा था? तो मूल संविधान में 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा। नहीं मित्रों, 15वीं भाषा के रूप में कब जोड़ा गया? 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन, यहाँ बढ़ाते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा? 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है ना। किसको जोड़े थे? इसका नाम क्या था? सिंधी। 15वीं भाषा को किसको जोड़ा था? सिंधी। 15वीं भाषा किसको जोड़ा था? सिंधी को। उसके बाद याद रखिएगा, 3 भाषा का एक साथ जोड़ा, उसका ट्रिक है नमक। उसका क्या है? नमक। उसका ट्रिक क्या है? नमक। इसका से हो जाएगा, नमक से हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं नेपाली। नेपाली एम सब क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी। क से क्या हो जाएगा? कोकनी। कोकनी। चलिए यहाँ देख लीजिए था। पहले पूरा नेपाली, मणिपुरी, कोकनी कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा।
उसके बाद 4 भाषा के एक साथ जोड़े। 4 भाषा आप लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं हुआ। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, देखिए भाषा खुल गया 22 गो। चलिए देखिए यहाँ से फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा वर्तमान में 22 है, मूल संविधान में कितना था 14। 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंधी को, कब जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद बताया आपको 3 भाषा एक साथ जोड़े थे, उसका ट्रिक क्या है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको जोड़े थे 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो हो गया उधर 15, 3 18 हो गया, 4 गो बचा गया। तो 4 गो भाषा एक साथ जोड़ा, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली का 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा हो गया। चलिए चंद्रयान 3 का लैंडर क्या था, लैंडर था विक्रम, लैंडर क्या था रोवर था प्रज्ञान, रोवर क्या था प्रज्ञान, लैंडर क्या था विक्रम था। ठीक ना मित्रों। चलिए किस राज्य का राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया था, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया। चलिए एकल आवृत्ति ध्वनि को क्या कहते हैं, ये टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति ध्वनि को क्या होते हैं, टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति ध्वनि को क्या बोलते हैं, टोन कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ये फिर डिटेल में थोड़ा आपको बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस बृहद स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है मित्रों, मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहन। धौलावीरा से क्या मिला, स्टेडियम, स्टेडियम, धौलावीरा से क्या मिला है, स्टेडियम मिला है। लोथल क्या है मित्रों, बंदरगाह है। लोथल क्या है, सिंधु घाटी का बंदरगाह है, बंदरगाह। लोथल क्या है मित्रों, सिंधु घाटी का बंदरगाह, याद रखिएगा। अच्छा लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे, भोगवा। लोथल क्या है, भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियां। कहाँ से मिला, ये राजस्थान से, राजस्थान से। कहाँ से मिला, राजस्थान से। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी में निम्नलिखित स्तंभ में से बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। धौलावीरा से स्टेडियम मिला है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियां, ये राजस्थान से मिला है। घग्घर नदी के तट पर, कौन है, घग्घर नदी के तट पर। लोथल क्या है, बंदरगाह है, भोगवा नदी के तट पर। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है चावल का साक्ष्य। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन थे, पांचाव थे। कौन थे मित्रों, कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन थे, पांचाव थे। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन थे, पांचाव थे। चलिए कनिष्क के बारे में आ गया तो फिर से रिपीट कर देते हैं। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन थे, पांचाव थे। कनिष्क हराने वाले चीनी जनरल कौन थे मित्रों, पांचाव थे। ये पूछते हैं। अच्छा कनिष्क ने कैलेंडर जारी किया था कि अपना राज्याभिषेक के 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं 78 ईस्वी में। इसे कौन सा कैलेंडर के नाम से आता है, शक संबंध, शक संबंध के नाम से आता है ना मित्रों, शक संबंध के नाम से आता है। अच्छा कृष्ण का अपना राजधानी कहाँ था, पेशावर। कृष्ण का राजधानी कहाँ था मित्रों, पेशावर। ये अपना 2 गो राजधानी बनाया था उसे, पेशावर। और दूसरा राजधानी कहाँ था, मथुरा, सांस्कृतिक राजधानी था ये मथुरा, इसका मथुरा। ठीक जी। चलिए कृष्ण के टाइम में चौथा बौद्ध संगीति हो गया, जो हम आपको बता ही दिए। चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में, महायान में, हीनयान और महायान में। ठीक ना। भगवान बुद्ध के हूबहू उपदेश को हीनयान मानते थे, और बाद में बौद्ध ज्ञान अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेते। बाद में महायान भी 2 भाग में टूट गया, वर्जियान शाखा, वर्जियान और शून्यवाद में। नागार्जुन किसको मानते थे, शून्यवाद को, शून्यवाद में। नागार्जुन किसको मानते थे, शून्यवाद को। ठीक है ना। चलिए ये देखिए कितना क्वेश्चन आपको। कनिष्क को हराने वाले प्रथम चीनी जनरल कौन थे, पांचाव थे। कौन थे मित्रों, पांचाव। उसके बाद देखिए कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में कराया था। शक संबंध स्टार्ट किया था अपना राज्याभिषेक का उपलब्ध में। पेशावर इसका राजधानी था पहला, और मथुरा सांस्कृतिक राजधानी था। चौथा बौद्ध संगीति इसी के टाइम हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष अभी बता दिए थे, हीनयान और महायान चौथा बौद्ध संगीति में अलग हो गया था। उसके बाद वर्जियान शाखा भी महायान से अलग हो गया था। वर्जियान या शून्यवाद, नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ठीक ना। बजरंग पुनिया का संबंध किससे, कुश्ती से। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, कुश्ती से। पूछ दे क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, कुश्ती से। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। लिखा है राज्यसभा में कितने दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है, तो 14 दिन तक। राज्यसभा के धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकता है, मैक्सिमम 14 दिन तक। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है, 110 में। धन विधेयक चर्चा किस में है, 110 में। धन विधेयक चर्चा किस में है, 110 में, याद रखिएगा। धन विधेयक चर्चा कितना है, 110 में। ठीक ना मित्रों। चलिए आगे बढ़ते, 14 दिन तक रोक सकता है राज्यसभा। अच्छा धन विधेयक पेश कहाँ किया था पहले बार, ये लेकिन याद रखिएगा लोकसभा में। कहाँ पेश किया था मित्रों, लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पेश किया था, लोकसभा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, कृत्रिम परिस्थिति की तंत्र का उदाहरण क्या है, ये तालाब, घास का मैदान, जंगल, ये खेत है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है, खेत है। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है,
तुकारिन बंदरगाह किस राज्य में? ये तमिलनाडु में। तुकोरिन बंदरगाह क्या है? तमिलनाडु में। तुकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। तुकोरिन बंदरगाह कहाँ पे मित्रों? तुकोरिन बंदरगाह कहाँ का है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। चलिए आज तक के लिए इतना ही। इसी टाइप का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर जुड़िए। देखिए आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा चीज का नॉलेज भी हो जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा चलने लगेगा। राधे राधे सभी मित्रों।